दोस्तों कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था मेटलर्जी धातु निष्कर्षण। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम शुद्धिकरण की विधियां पढ़ रहे थे, अशुद्ध धातु के शुद्धिकरण की विधियां पढ़ रहे थे। मैंने आपको कुछ विधियां पढ़ाई थी। मैंने पहली विधि आपको पढ़ाई थी आसवन, दूसरी विधि आपको पढ़ाई थी द्रवीकरण, तीसरी विधि पढ़ाई थी आपको दंड विलोदन और चौथी विधि पढ़ाई थी वैद्युत अपघटन विधि। तो इसी क्रम को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पांचवी विधि पढ़ते हैं। ये शुद्धिकरण की विधियां हैं, धातु के शुद्धिकरण की विधियां। आज हम पढ़ते हैं पांचवी विधि जिसका नाम है मंडल परिष्करण विधि। इस विधि को जौन परिष्करण विधि भी कहते हैं। जौन का मतलब भी मंडल या क्षेत्री तो होता है। जौन परिष्करण विधि, क्लियर। तो हम पढ़ने वाले हैं मंडल परिष्करण विधि या जौन परिष्करण विधि। ढंग से समझें, मंडल परिष्करण विधि या जौन परिष्करण विधि इंपॉर्टेंट विधि है, पेपर में पूछी जाती है। ठीक है। इस विधि में दोस्तों हम करेंगे क्या, आपको सुनो, मेरे शब्दों को ढंग से क्लियर कर लेना। इस विधि में सिलिकॉन और जर्मेनियम धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। तो पहली बात तो मैंने ये कही, इसको याद रखें। इस विधि द्वारा सिलिकॉन व जर्मेनियम धातु का, हालांकि सिलिकॉन अधिक अधातु है, सिलिकॉन व जर्मेनियम धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये याद रखो आप, इस विधि द्वारा सिलिकॉन व जर्मेनियम का शुद्धिकरण करते हैं। इस विधि में करते क्या हैं, इस विधि में अक्रिय वातावरण में, जैसे ये एक बंद पात्र है, ढंग से देखो, डायग्राम से समझो। ये एक बंद पात्र है, ठीक है, और बंद पात्र में अक्रिय वातावरण है। अक्रिय वातावरण का मतलब है यहाँ पर अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस भरी हुई है। उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम, नियोन वगैरह। तो अक्रिय वातावरण है, मतलब इसमें उत्कृष्ट गैस भरी हुई है। एक बंद पात्र है। इस बंद पात्र में पतली धातु की छड़, पतली धातु की छड़ जिसका शुद्धिकरण करना है, मतलब अशुद्ध धातु की पतली छड़। तो हम कह सकते हैं इस विधि में अशुद्ध धातु की पतली छड़ अक्रिय वातावरण में प्रयुक्त करते हैं। तो ये बात भी लिख देता हूं मैं। इस विधि में अशुद्ध धातु की पतली छड़ अक्रिय वातावरण में प्रयुक्त करते हैं। वातावरण कैसा रखना है, अक्रिय वातावरण में प्रयुक्त करते हैं। यहां तक क्लियर। दो बात कही मैंने, अब सुनो। करते क्या है इस विधि में, जो ये पतली छड़ है धातु की, ये वृत्ताकार हीटर लगा दिया अपन ने, वृत्ताकार चलित हीटर। मतलब जैसे ये पतली छड़ है तो इसके दोनों ओर वृत्ताकार चलित हीटर लगा हुआ है। मतलब वृत्ताकार हीटर है और चलित का मतलब जो गति कर सकता है, गति कर सकता है। तो इस धातु के दोनों ओर वृत्ताकार चलित हीटर लगा दिया। अब ये वृत्ताकार हीटर धातु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करेगा। ठीक है। जैसे ये वृत्ताकार हीटर यहाँ से आगे गति करेगा, यहाँ से आगे की ओर बढ़ेगा, ये अब यहाँ पहुँच गया। समझ गए। तो ये वृत्ताकार हीटर एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करेगा। अब मेरी बात सुनो, जैसे वृत्ताकार हीटर मतलब गर्म करने वाला, आगे की ओर गति करेगा, एक सिरे से दूसरी सिरे की ओर गति करेगा, धातु पिघलती चली जाएगी। जैसे वृत्ताकार हीटर यहाँ है इस समय, तो यहाँ धातु पिघली हुई है। जैसे यहाँ है तो यहाँ धातु पिघली हुई है। जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा धातु पिघलती चली जाएगी। एक बात सुनो,
यह विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यह विधि इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि अशुद्धियों का स्थायित्व शुद्ध धातु की अपेक्षा अशुद्ध धातु में अधिक होता है। उल्टा बोल दिया, थोड़ा सा इसको और करेक्शन करता हूं। यह विधि इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि अशुद्धियों का स्थायित्व ठोस धातु की तुलना में पिघली धातु में अधिक होता है। ठीक है, मैं इस लाइन को समझाता हूं, पहले लिख देता हूं। यह विधि इस सिद्धांत पर कार्य करती है, यह विधि इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि अशुद्धियों का स्थायित्व ठोस धातु की तुलना में ठोस धातु की तुलना में पिघली हुई धातु में अधिक होता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अशुद्धि जो है वो ठोस धातु की तुलना में पिघली धातु में अधिक स्थायी होती हैं। अधिक स्थायी मतलब एक तरह से कह सकते हैं आसानी से रहती हैं। भाई ठोस धातु है, ठोस धातु में तो अवयवी कण पास पास होते हैं, क्लियर है, और पिघली हुई धातु में अवयवी कण हो जाते हैं दूर दूर। तो अशुद्धियाँ कहाँ आसानी से रह सकती हैं? पिघली हुई धातु में। अशुद्धियों का स्थायित्व कहाँ अधिक होता है? ठोस धातु में कि पिघली हुई धातु में? पिघली हुई धातु में। अच्छा, अब वापस आ जाओ। जब ये वृत्ताकार चलित हीटर इस धातु की छड़ के एक सिरे से दूसरी ओर सिरे की ओर गमन करता है, तो जैसे ये वृत्ताकार हीटर आगे की ओर गमन करेगा, धातु पिघलती चल जाएगी आगे की ओर। मतलब जैसे ये वृत्ताकार हीटर आगे की ओर गमन कर रहा है, तो जहां जहां वृत्ताकार हीटर पहुंचेगा वहां धातु पिघलती चल जाएगी। तो एक तरह से पिघली हुई धातु इधर से इधर गमन कर रही है, क्योंकि वृत्ताकार हीटर ऐसे गमन कर रहा है, तो पिघली हुई धातु भी ऐसे गमन करेगी और अशुद्धियां भी ऐसे ही गमन करेंगी। क्योंकि जब धातु पिघली हुई आगे की ओर चलेगी तो अशुद्धियां अधिक स्थायी किस में हैं? आसानी से किस में रहते हैं? पिघली हुई धातु में। तो अशुद्धियां भी पिघली हुई धातु के साथ आगे की ओर गमन करती हैं, जिससे अशुद्धियां सिरे की ओर पहुंचती हैं। ये प्रक्रिया बार बार दोहराओगे, जैसे जैसे वृत्ताकार हीटर एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाएगा, पिघली हुई धातु भी ऐसे ही गमन करेगी एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। और पिघली हुई धातु में अशुद्धियां आसानी से रहती हैं, तो अशुद्धियां भी एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गमन करेंगी। तो धीरे धीरे अशुद्धियां एक सिरे पर एकत्रित हो जाएंगी, फिर उस सिरे को काट करके अलग कर देंगे। इस तरह से धातु से अशुद्धियां दूर हो जाएंगी। समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इस विधि में, बड़ी बात को ढंग से समझो, इस विधि में धातु की छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक वृत्ताकार चलित हीटर की गति कराई जाती है। वृत्ताकार चलित हीटर की गति कराई जाती है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक वृत्ताकार चलित हीटर की गति कराई जाती है। क्लियर? अच्छा, धीरे धीरे पिघली हुई धातु के साथ अशुद्धियां एक सिरे से पिघली हुई धातु के साथ
दूसरे सिरे पर एकत्रित हो जाती हैं, ऐसे लिख देता हूं। या डायरेक्ट लिख दो, धीरे धीरे पिघली हुई धातु के साथ अशुद्धियां सिरे पर एकत्रित हो जाती हैं। ज़्यादा बढ़िया है, सामने वाला समझ जाएगा आप क्या कहना चाहते हो। तो जैसे जैसे पिघली हुई धातु है उसके साथ अशुद्धियां सिरे पर एकत्रित हो जाती हैं, जिन्हें काटकर पृथक कर लेते हैं। तो समझने की कोशिश करो इसमें करते क्या हैं। जिन्हें काटकर पृथक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसको डायग्राम से भी समझाता हूं आपको। इसका डायग्राम बनाता हूं, देखो सामने। ठीक है, ये दोस्तों हमने ले लिया एक पात्र, बंद पात्र, जिसमें कैसा वातावरण रखा गया है, अक्रिय वातावरण। समझने की कोशिश करना, ये इसमें अक्रिय वातावरण है। ठीक है, ये अशुद्ध धातु की इसमें पतली छड़ रख दी गई है। ये अशुद्ध धातु की पतली छड़ है। क्लियर। अच्छा, ये वृत्ताकार हीटर है जो इस समय मान लो यहां है। ठीक है, कौन सा हीटर है, वृत्ताकार चलित हीटर। अब वृत्ताकार हीटर यहां पर है, तो इसके पीछे की ओर आए हम, यहां पर ये कैसी धातु होगी, पिघली हुई, पिघली धातु होगी। भाई हीटर आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे पिघली धातु, पिघली हुई धातु में कौन भी होंगी, अशुद्धि भी। क्लियर, पिघली धातु में अशुद्धि भी होंगी। अच्छा, ये यहां पर आए अपन इससे और पहले, तो अपन और पहले आए तो यहां पर क्या है, यहां पर शुद्ध धातु होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप हीटर आगे बढ़ रहा है, पिघली हुई धातु के साथ कौन बढ़ेंगी आगे, अशुद्धियां, क्योंकि अशुद्धियों का स्थायित्व तो पिघली धातु में अधिक होता है। और ये कौन होगी, ये होगी शुद्ध धातु। समझने की कोशिश कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं, इसका रफली डायग्राम सामने वाले को समझाने के लिए। ठीक है, तो ये विधि आपके समझ में आई, मंडल परिष्करण विधि या जॉन परिष्करण विधि। इसको फटाफट वीडियो को पॉज करके दोस्तों फटाफट इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं शुद्धिकरण की, नंबर 6, बाष्प प्रावस्था परिष्करण विधि। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट विधि है नंबर 6, बाष्प प्रावस्था। ये भी इंपॉर्टेंट विधि है, परिष्करण विधि। हाँ, एक लड़के ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर इस चैप्टर से पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, इस चैप्टर से 2 नंबर का चैप्टर है, पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं, और सामान्यतया विधियों से क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर में विधियाँ बहुत हैं ना, तो विधियों से क्वेश्चन आते हैं और छोटे क्वेश्चन ही आते हैं। पूरी विधि भी पूछ लेता है कई बार, या विधि में से कोई चीज़ पूछ लेता है, कोई क्वेश्चन विधि के अंदर से बना लेता है। जैसे झाग प्लवन विधि पूरी नहीं पूछेगा, उसमें से कहेगा कि झाग प्लवन विधि में प्लवन कारक क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। समझ रहे हो। और ये छोटी छोटी विधि हैं, जैसे मंडल परिष्करण विधि पढ़ी, ये पूरी भी पूछी जा सकती है 1 नंबर में। हाँ, तो इसमें से छोटे क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें विधियाँ भी पूछी जा सकती हैं, या विधियों में से अंदर से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बाष्प प्रावस्था परिष्करण विधि। अब इस विधि को समझते हैं कि ये विधि क्या है। ये भी एक शुद्धिकरण की विधि है, बाष्प प्रावस्था परिष्करण विधि। अच्छा दोस्तों, इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में धातु की अभिक्रिया, जो अशुद्ध धातु है ना तुम्हारी, उसकी धातु की अभिक्रिया किसी ऐसे पदार्थ से कराते हैं, उपयुक्त पदार्थ बोल देता हूं। इस विधि में धातु की अभिक्रिया
और धातु कैसी, शुद्ध की अशुद्ध, अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु ही लेंगे भाई, धातु का शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो अशुद्ध धातु ये अपने पास है ही है, अशुद्ध धातु उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अशुद्ध धातु की अभिक्रिया किसी ऐसे उपयुक्त पदार्थ से कराते हैं उच्च ताप पर, जिससे निर्मित उत्पाद हो जो वाष्पशील यौगिक बने। मतलब निर्मित उत्पाद वाष्पशील होना चाहिए। मतलब दोबारा सुन लो, इस विधि में अशुद्ध धातु की अभिक्रिया उच्च ताप पर किसी ऐसे उपयुक्त पदार्थ से कराई जाती है। मतलब किसी ऐसे पदार्थ से अशुद्ध धातु की क्रिया कराएंगे कि निर्मित यौगिक कैसा हो, वाष्पशील, वो वाष्प के रूप में होना चाहिए और अशुद्धियां अवाष्पशील रह जाती हैं। भाई धातु तो वाष्पशील यौगिक बना रही है, अशुद्धियां थोड़ी बना रही हैं। अशुद्धियां अवाष्पशील रह जाती हैं, जिन्हें पृथक कर लेते हैं, अशुद्धियां पृथक हो गई। फिर बाद में क्या करते हैं, इस वाष्पशील यौगिक का विघटन कराया जाता है, जिससे वापस तुम्हें आपके अशुद्ध धातु की जगह कैसी धातु मिलेगी, शुद्ध धातु। क्योंकि अशुद्धियां तो आपने हटा ली ना। तो आपने क्या किया, अशुद्ध धातु की अभिक्रिया किसी उपयुक्त पदार्थ से कराई, वाष्पशील यौगिक का निर्माण हुआ। अशुद्धियां अवाष्पशील होने के कारण पृथक हो जाती हैं, सही है। फिर उच्च ताप पर वाष्पशील यौगिक को विघटित कराया जाता है, और अधिक उच्च ताप करना पड़ेगा जब टूटेगा ये। वाष्पशील यौगिक को विघटित कराया जाता है, जिससे हमें किसकी प्राप्ति हो जाती है, धातु की। पर वो कैसी मिलती है, शुद्ध धातु। तो मैं इसी बात को लिखता हूं, समझने की कोशिश करो। इस विधि में ठीक है, इस विधि में अशुद्ध धातु की अभिक्रिया, अशुद्ध धातु की अभिक्रिया उच्च ताप पर किसी ऐसे उपयुक्त पदार्थ से कराई जाती है, उपयुक्त पदार्थ से कराई जाती है, अशुद्ध धातु की अभिक्रिया किसी ऐसे उपयुक्त पदार्थ से कराई जाती है कि निर्मित यौगिक वाष्पशील हो। जो यौगिक बने वो कैसा बनना चाहिए, वाष्पशील, वाष्प के रूप में हो। निर्मित यौगिक वाष्पशील हो, ठीक है। और अशुद्धियां अवाष्पशील होने के कारण पृथक हो जाती हैं। अशुद्धियां अवाष्पशील रह जाती हैं, नीचे पैदे में बैठी रह जाती हैं, जिनको हटा लेते हैं। आगे लिख सकते हैं, अशुद्धियां अवाष्पशील होने के कारण, अवाष्पशील होने के कारण पृथक हो जाती हैं। अशुद्धियां अवाष्पशील होने के कारण क्या हो जाती हैं, पृथक, अलग हो जाती हैं। क्लियर। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। बाद में जब अशुद्धियां अलग हो जाती हैं, तब उसके बाद वाष्पशील यौगिक को, वाष्पशील यौगिक का विघटन कराकर, उसको तोड़कर, वाष्पशील यौगिक का विघटन कराकर क्या प्राप्त कर लेते हैं, शुद्ध धातु। ठीक है, विघटन कराकर शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो ये विधि है आपके सामने। कौन सी विधि, वाष्प प्रावस्था परिष्करण विधि। अब इसमें दो विधि पढ़नी है हमको इसके अंतर्गत, जो पेपर में आती हैं। एक पढ़नी है निकेल की मांड विधि, और एक पढ़नी है टाइटेनियम व जिरकोनियम की बॉन आर्केल विधि। तो निकेल की मांड विधि देख लो सामने, पेपर में पूछी जाती है। निकेल की मांड विधि
ये निकिल की शुद्धिकरण की विधि है, निकिल धातु के शुद्धिकरण की विधि है, मांड विधि। इसमें करना क्या है, निकिल धातु, अशुद्ध निकिल धातु, ये है तो वाष्प परावस्था परिष्करण विधि, समझ गए ना मेरी बात। अशुद्ध निकिल धातु, ठीक है, और अशुद्ध निकिल धातु की अभिक्रिया देख लो, अशुद्ध निकिल धातु की अभिक्रिया लगभग 330 से 350 केल्विन ताप पर, ठीक है, कितने टेम्परेचर पर, 330 से 350 केल्विन ताप पर, है ना। उपयुक्त पदार्थ देख लो, यही तो लिखाया था मैंने, वाष्प परावस्था परिष्करण विधि में क्या करते हैं, अशुद्ध धातु की अभिक्रिया उच्च ताप पर उपयुक्त पदार्थ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कराते हैं, सही है। तो वही है ये निकिल की जो मंड विधि है, ये वाष्प परावस्था परिष्करण विधि है। तो इसमें निकिल धातु की अभिक्रिया 330 से 350 केल्विन ताप पर उपयुक्त पदार्थ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कराते हैं, जिससे वाष्पशील यौगिक ये बनता है NiCO का होल 4, इसको बोलते हैं टेट्राकार्बोनिल CO, टेट्राकार्बोनिल निकिल बनता है, ठीक है। तो ये बनेगा, और अशुद्धियां वही, ये तो निकिल ने बनाया है, निकिल का यौगिक है ये तो। अशुद्धियां अवाष्पशील होने के कारण पृथक हो जाती हैं, अशुद्धियां अवाष्पशील होने के कारण पृथक हो जाती हैं, ठीक है। बाद में देखो बिल्कुल वही लिख रहा हूं मैं जैसे ऊपर लिखा है मैंने, बाद में 450 से 470 केल्विन ताप पर, और भी अधिक ताप लेना है, ताप पर ये वाष्पशील यौगिक जो है टेट्राकार्बोनिल निकिल विघटित होकर शुद्ध निकिल धातु बना लेता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन लिखें तो लिख सकते हैं आसानी से, ये अपन ने ले लिया अशुद्ध निकिल धातु, इसकी अभिक्रिया उपयुक्त पदार्थ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कराई, कितने टेम्परेचर पे कराई, 330 से 350 केल्विन पर टेम्परेचर याद रखना, जिससे बनता है वाष्पशील यौगिक टेट्राकार्बोनिल निकिल, ये वाष्पशील यौगिक बना NiCO का होल 4, एक संकुल यौगिक है, वर्गाकार कोष्ठक वाला यौगिक है। बाद में अशुद्धियां पृथक कर ली जाती हैं, अशुद्धियां वाष्पशील नहीं होती। बाद में तुरंत इसको गर्म करते हैं, कितने टेम्परेचर पर, 450 से 470 केल्विन ताप पर ये विघटित होकर के बाद में निकिल, ये जो टेट्राकार्बोनिल निकिल है इसको गर्म करेंगे और अधिक टेम्परेचर पर, जिससे हमें शुद्ध निकिल मिल जाएगी। इसका नाम क्या है लिख देता हूं, टेट्राकार्बोनिल निकिल, ठीक है। और एक काम करो, वीडियो को पॉज करके इसे फटाफट नोट करो। हाँ तो दोस्तों ये आपने नोट कर ली।
अब हम नेक्स्ट एक लास्ट विधि और पढ़ते हैं शुद्धिकरण की, जिसका नाम है नंबर 7, लास्ट विधि जिसका नाम है स्तंभ वर्ण लेखिकी। ठीक है, तो शुद्धिकरण की एक लास्ट विधि नंबर 7 स्तंभ वर्ण लेखिकी। इसका पहले भी जिक्र किया गया था चैप्टर नंबर 5 में, वर्ण लेखिकी। ध्यान करो, अधिशोषण के अनुप्रयोग में। तो हम लिख सकते हैं यह विधि अधिशोषण पर आधारित है। पहली बात, किस पर आधारित है? अधिशोषण पर। मतलब इस विधि में अधिशोषण की घटना होती है। अधिशोषण की घटना याद है? अधिशोषण में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करता है। तो यह विधि अधिशोषण पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? अधिशोषण पर आधारित है। अब मेरी बात सुनो, यह विधि अधिशोषण पर आधारित है। सुनो इस विधि में क्या होता है। दूसरी बात, इस विधि द्वारा उन धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है जिनमें अशुद्धियां कम मात्रा में होती हैं। मतलब जिन धातुओं में अशुद्धियां कम मात्रा में हैं, ऐसी धातुओं का शुद्धिकरण करना हो तुम्हें, तो ये सबसे बढ़िया विधि है। मतलब कोई धातु है और इसमें थोड़ी बहुत अशुद्धि है, तो दूर करने के लिए सबसे बेस्ट विधि है स्तंभ वर्ण लेखिकी। तो हम ये बात भी लिख देते हैं, इस विधि द्वारा उन धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है, उन धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है जिनमें अशुद्धियां सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित हों। जिनमें अशुद्धियां सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित हों। ठीक है, तो उन धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है जिनमें अशुद्धियां सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित हों। अब मेरी बात सुनो, इस विधि में करते क्या हैं? इस विधि में एक कांच की बड़ी नली लेते हैं, ठीक है, जिसमें नीचे रोधनी लगी होती है। नीचे डायग्राम देखो, ये कांच की बड़ी नली, कांच की एक बड़ी नली लेंगे, ठीक है, जिसमें नीचे क्या लगी हो? रोधनी लगी हो। ये कांच की नली है, नीचे इसमें रोधनी का मतलब समझ रहे हो आप? ये रोधनी है, रोधनी का मतलब ठूंठी, समझ गए? एक कांच की नली लेंगे बड़ी सी, जिसमें नीचे रोधनी लगी हो। क्लियर? इसमें भरा क्या जाएगा? इस कांच की नली में भरेंगे हम अधिशोषक। मैंने कहा कि यह अधिशोषण पर आधारित है, समझ के मेरी बात? तो इस कांच की नली में अधिशोषक भर लिया जाएगा, ठोस अधिशोषक। क्या भरा हुआ है? ठोस अधिशोषक। इसको स्थिर प्रावस्था भी कहते हैं। तो एक एक बात को समझते चलो, ठीक है? तो ये इसमें ठोस अधिशोषक भरा हुआ है। तो हम ये बात लिख देते हैं, इस विधि में बड़ी कांच की नली, बड़ी कांच की नली प्रयुक्त करते हैं
जिसमें क्या लगी होती है, रोधनी लगी होती है। ठीक है। अच्छा, इस कांच की नली में क्या भरा जाता है, तो आपको पता ही है, ठोस अधिशोषक। इस कांच की नली में ठोस अधिशोषक भरा जाता है। ठोस अधिशोषक भरा जाता है, जिसे स्थिर प्रावस्था भी कहते हैं। ठोस अधिशोषक भरा जाता है, जिसे क्या भी बोलते हैं, स्थिर प्रावस्था भी कहते हैं। क्लियर। अच्छा, अब मेरी बात को सुनते चलो। तो इसमें इस ठोस अधिशोषक भर दिया। क्लियर यहाँ तक? एक एक बात को समझ रहे हो ना? अब आगे क्या करना है, इसमें हमें ऊपर से डालना है क्या, इसमें हमें डालना है अशुद्ध धातु। क्या डालनी है? अशुद्ध धातु डालनी है, जिसमें मान लो धातु है और दो प्रकार की अशुद्धियां हैं, ए और बी प्रकार की। ठीक है, तो इसमें अशुद्ध धातु डालनी है। अच्छा, इसको हम गतिशील प्रावस्था भी कहते हैं। अशुद्ध धातु को क्या भी बोलते हैं? गतिशील, क्योंकि ये इसमें गति करेगी, पिघली हुई अवस्था में है। तो हम कहेंगे ठोस अधिशोषक पर अशुद्ध पिघली हुई धातु डाली जाती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ठोस अधिशोषक पर पिघली हुई अशुद्ध धातु। अशुद्ध धातु पर कैसी पिघली हुई? अशुद्ध धातु, अरे जिस धातु का शुद्धिकरण करना है उसको पिघला करके डाल देना है। पिघली हुई अशुद्ध धातु डाली जाती है। ठीक है। अच्छा, इस धातु में ये पिघली हुई अशुद्ध धातु आप डाल रहे हो, जिसमें मान लो मैंने कहा कि 3 अवयव है, एक तो धातु ही है खुद, और 2 तरह की अशुद्धियां हैं, ए और बी। अच्छा, ठोस अधिशोषक अशुद्ध धातु के जिस अवयव के साथ सर्वाधिक अधिशोषण दर्शाता है, उसकी लेयर ऊपर ही ऊपर बन जाएगी। समझ गए? अरे यार, मान लो धातु के साथ सर्वाधिक अधिशोषण कर रहा है, मतलब सबसे अधिक अधिशोषण का गुण ठोस अधिशोषक इनको अधिशोषित करेगा, इन अवयवों को। अशुद्ध धातु के जो ये अवयव हैं इनको अधिशोषित करेगा। जिस अवयव के साथ अधिशोषण का गुण सर्वाधिक रखेगा वो सबसे ऊपर अधिशोषित हो जाएगा। मान लेते हैं ये कौन अधिशोषित हो गया? सबसे ऊपर धातु। ठीक है, जिसके साथ अधिशोषण का गुण कम रखेगा इसकी तुलना में, वो इसके नीचे आ जाएगा, ए अवयव। और जिसके साथ सबसे कम अधिशोषण का गुण रखेगा वो सबसे नीचे चला जाएगा। कौन सा अधिशोषण? कौन सा? बी। मतलब 3 अलग अलग लेयर बन गई। ऊपर ही ऊपर तो धातु, फिर उसके नीचे ए, और फिर सबसे नीचे बी। जिसके साथ ठोस अधिशोषक अधिशोषण का गुण सर्वाधिक रखता है उसकी लेयर ऊपर ही ऊपर, और जिसके साथ जिस अवयव के साथ अधिशोषण का गुण सबसे कम रखता है उसकी लेयर सबसे नीचे। इस तरह से देखो धातु और अशुद्धियां अलग अलग हो चुकी हैं। हम इस बात को भी लिख सकते हैं, जिस ऐसे लिखूं, अशुद्ध धातु के जिस अवयव के साथ, जिस अवयव, ये अशुद्ध धातु के अवयव हैं तीनों, जिस अवयव के साथ
अधिशोषक ठीक है, जिस धातु के साथ अधिशोषक सर्वाधिक अधिशोषण का गुण रखता है, सर्वाधिक अधिशोषण का गुण रखता है, उसकी परत सबसे ऊपर बनती है। परत मतलब लेयर, सबसे ऊपर बनती है। ठीक है, आगे लिख सकते हो जिस अधिशोषक के साथ, इसको मैं डिब्बे में बंद कर देता हूं, ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना है। आगे लिख सकते हैं जिस अवयव के साथ, जिस अवयव के साथ अधिशोषक अधिशोषण का गुण, अधिशोषण का गुण सबसे कम रखता है, उसकी परत सबसे नीचे बनती है। ठीक है, इस प्रकार अशुद्धियां पृथक हो जाती हैं। अब ये विधि है, सिंपल है, अगर तुम ढंग से समझ रहे हो तो ऐसी कोई कठिन विधि नहीं है, आसानी से समझ में आ सकती है। तो आप एक काम करो, पूरी विधि को नोट करो, ये डायग्राम भी बना लेना। क्लियर? तो फटाफट करो, टाइम कम से कम लगाओ। हाँ दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया। तो ये हमने पढ़ी दोस्तों शुद्धिकरण की विधियां। अब हम लास्ट में इस चैप्टर के, अब लास्ट में हैं हम, हमें अब इस चैप्टर में लास्ट में 3 टॉपिक और पढ़ने हैं। एक पढ़ना है हमें हेमेटाइट से आयरन की प्राप्ति, एक टॉपिक तो ये पढ़ना है। देखो इधर 3 टॉपिक पढ़ने हैं। एक पढ़ना है हेमेटाइट से आयरन की प्राप्ति। हेमेटाइट आयरन का एक अयस्क है, जमीन से ये निकलता है। तो हेमेटाइट से लोहा धातु जहां तक मिलती है पूरी प्रक्रिया पढ़नी है। ऐसे ही कॉपर पाइराइट से कॉपर की प्राप्ति, सेकंड टॉपिक आप ये पढ़ोगे। और थर्ड टॉपिक पढ़ोगे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम की प्राप्ति। तो आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हेमेटाइट से आयरन की प्राप्ति। हेमेटाइट फॉर्मूला इसका याद है आपको, Fe2O3। ठीक है, हेमेटाइट से आयरन की प्राप्ति ढंग से समझ लेना, चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आयरन की प्राप्ति निम्न पदों में होती है। मतलब कैसे होती है ये हम समझते हैं कि हेमेटाइट से आयरन की प्राप्ति कैसे होती है। सबसे पहले जमीन से अयस्क निकला तो उसका क्या करेंगे आप, अयस्क को चूर्णीकरण करेंगे। ध्यान करो, यही करते हैं ना सबसे पहले, चूर्णीकरण। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सर्वप्रथम अयस्क का, और चूर्णीकरण में 2 मशीनें काम आती हैं, आपको याद होगा, एक स्टाम्प मिल
और एक जौ क्रशर। सर्वप्रथम अयस्क का जौ क्रशर व स्टाम्प मिल की सहायता से जौ क्रशर व स्टाम्प मिल की सहायता से चूर्णीकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अयस्क का क्या करेंगे, हेमेटाइट का क्या करेंगे, चूर्णीकरण, दो मशीन इनकी सहायता से। इसके बाद जब चूर्णीकरण हो जाएगा तो सांद्रण। हेमेटाइट अयस्क के सांद्रण के लिए सांद्रण की 4 विधियां पढ़ाई थी आपको, एक गुरुत्व पृथक्करण विधि, एक चुंबकीय पृथक्करण विधि, एक झाग प्लवन और एक निक्षालन। हेमेटाइट अयस्क का हम चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रण करेंगे, क्योंकि हेमेटाइट अयस्क होता है इसमें चुंबकीय गुण होते हैं और अशुद्धियों में चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। समझ गए? तो हम लिख सकते हैं एक लाइन, हेमेटाइट अयस्क का कौन सी विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रण करते हैं। क्लियर? तो इस विधि द्वारा इसका सांद्रण करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अयस्क का सांद्रण हो गया तो थर्ड स्टेप अपना कौन सा आता है, सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, यही आता है ना, यानी कहूं थर्ड स्टेप आता है सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु की प्राप्ति, जो 2 पदों में होता है। सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, ये पहले से धातु ऑक्साइड है तो ये पद तो होगा नहीं। फिर क्या करेंगे, इस धातु ऑक्साइड से आप प्राप्त करते हैं अशुद्ध धातु की, मतलब थर्ड स्टेप आता है एक तरह से हमारा सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, ये तो पहले से धातु ऑक्साइड है। तो अब हम कौन सा स्टेप लेंगे, अगला स्टेप कौन सा आएगा, नंबर 4 जो आएगा, धातु ऑक्साइड से अशुद्ध धातु की प्राप्ति। इसके लिए कई विधियां तो बताई थी मैंने आपको, बताई थी प्रगलन, बताई थी एल्यूमिनोथर्माइट विधि। इसके लिए हम प्रगलन विधि काम में लेंगे। प्रगलन विधि में आपको पता ही है, कोक के साथ अयस्क को गर्म करते हैं। कोक अपचायक का काम करता है कार्बन, ठीक है, क्योंकि ये आयरन का अयस्क है और हेमेटाइट के लिए हम कोक वाली विधि, अपचयन की विधि, प्रगलन काम में लेंगे। तो हम करते क्या है, प्रगलन, तो हम लिख सकते हैं, सुनो ढंग से, हेमेटाइट अयस्क का प्रगलन, हेमेटाइट अयस्क का प्रगलन बात्या भट्टी में कराया जाता है। ध्यान रख लो, एक नई भट्टी आई है, अब तक आपने परावर्तनीय भट्टी ही सुनी थी। हेमेटाइट अयस्क का प्रगलन बात्या भट्टी में कराया जाता है। कौन सी भट्टी में, बात्या भट्टी में। क्लियर? अब मेरी बात सुनो, बात्या भट्टी स्टील की बनी होती है। ठीक है, तो बात्या भट्टी बेटा किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है। ठीक है, पूरी भट्टी स्टील की बनी होगी बात्या भट्टी, जिसके अंदर ईंटों का, या ऐसे लिखूं, अग्निसह ईंटों का। अग्निसह ईंटों का मतलब है ऐसी ईंट जो आग को सहन कर सकती हैं, मजबूत ईंट। इसके अंदर अग्निसह ईंटों का अस्तर लगा होता है। एक बार आप देख लो, भट्टी को ही देख लो,
ठीक है, मैं ये भट्टी बना रहा हूँ, बात्या भट्टी। ये इस तरह की भट्टी होती है। ठीक है, ये बात्या भट्टी इस तरह की भट्टी है। ये किसकी बनी होती है, इसको पूरे को मैं डबल, समझ गए? ये स्टील की बनी होती है, ये आपको पता चली गया। किसकी बनी हुई है, स्टील की बनी हुई है बात्या भट्टी। इसके अंदर पूरी में ईंटों का अस्तर लग रहा है। ये ईंट लग रही है अंदर इसमें पूरी में। ठीक है, हम लिख सकते हैं किसका अस्तर, ईंटों का अस्तर लगा हुआ है। पूरी में अंदर ईंट लग रही है और ये किसकी बनी हुई है, स्टील की बनी हुई है, जिसके अंदर ईंटों का अस्तर लगा हुआ है। ठीक है, इसकी लंबाई 30 मीटर। मेरी बात समझने की कोशिश करना। लंबाई 30 मीटर, मतलब आप इसको नापोगे ना पूरे नीचे से ऊपर तक 30 मीटर लंबाई होती है। बहुत ऊंची भट्टी है, 30 मीटर इसकी लंबाई है। और इसके अब व्यास जो होता है वो 6 से 8 मीटर होता है। मतलब मिनिमम तो 6 मीटर और मैक्सिमम 8 मीटर। मतलब यहाँ पर बीच में तो 8 मीटर हो जाएगा और मिनिमम 6 मीटर, कहीं पर 7 मीटर भी होगा। तो इसका व्यास होता है 6 से 8 मीटर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हम लिख सकते हैं। अब मैं लिखाऊंगा इसको आगे भाषा में बोल कर ही लिखाऊंगा, है ना? तो आप एक काम करना, अभी यहाँ तक तो है ही है, यहाँ तक समझ लिया आपने कि ये लंबाई इसकी कितनी है 30 मीटर और इसका व्यास कितना होता है 6 से 8 मीटर। अच्छा, इसमें ऊपर कौन व्यवस्था होती है? कौन व्यवस्था का मतलब समझ गए? इस तरह की कीपनुमा व्यवस्था होती है। कौन व्यवस्था क्यों रखी गई है? देखो, इसमें यहाँ से अपन डालेंगे अयस्क वगैरह जो भी डालना है, ऊपर से डालेंगे इस भट्टी में। भाई प्रगलन की क्रिया करानी है अपन को, तो इसमें यहाँ से अयस्क वगैरह जो भी डालना है यहाँ से डालेंगे। कौन व्यवस्था से क्या फायदा है कि धीरे धीरे अयस्क नीचे गिरता है। एक कौन बना होता है, समझ गए ना? ऊपर कीप बनी होती है, तो धीरे धीरे उस कीप में से अयस्क थोड़ा थोड़ा सा नीचे गिरता रहता है। तो इसमें ऊपर होती है कौन व्यवस्था। ये लिख देता हूं मैं जिससे आपके याद रहे। कौन सी व्यवस्था है? कौन व्यवस्था। ठीक है, इसमें यहां पर अपन अयस्क डाल देंगे, जो अयस्क वगैरह जो कुछ डालना है ये डालेंगे इसमें यहां पर। ठीक है ना, ये इस तरह से इसमें डाला जाएगा और इसमें से नीचे गिरता रहेगा। अच्छा, एक बात और सुनो, इसमें जगह जगह नलियां लगी होती हैं। नलियां जगह जगह इसमें नलियां लगी होती है। नलियां, इन नलियों को बोलते हैं ट्यूयर। क्या बोलते हैं? ट्यूयर। ये क्या काम आती हैं? ये नलियां क्या काम आती हैं इसमें ये जो नलिकाएं होती हैं, ये ट्यूयर्स जो होती हैं, इनसे इसके अंदर गर्म वायु प्रवाहित कर सकते हैं हम, और साथ में अंदर निर्मित गैसें इन नलियों से बाहर निकल सकती हैं। तो इसमें नलिकाएं लगी होती हैं जिन्हें ट्यूयर बोलते हैं, जिनसे अंदर वायु प्रवाहित कर सकते हैं और अंदर जो भी गैसें बनती हैं वो इस नलियों से बाहर निकल सकती हैं। यहाँ तक क्लियर? नीचे इसमें यहाँ देखो, ये इसको मैं इस तरह से बना रहा हूँ, आप ढंग से समझना। ये ऊपर तो धातु मल एकत्रित हो जाएगा और नीचे कौन आ जाएगी? धातु। ठीक है,
तो ये नीचे धातु है और ये धातुमल है। ये तो धातु है और आपको पता ही है धातु के ऊपर कौन तैरता रहता है? धातुमल। मतलब इसमें हम गालक भी काम में लेते हैं, जब भी तो धातुमल बनेगा। अच्छा, धातुमल को निकलने के लिए अलग से एक रास्ता बनता है, रास्ता होता है जिससे धातुमल बाहर निकल सके। ये रास्ता किसको बाहर निकालने के लिए है? धातुमल को। मतलब धातुमल और धातु को निकलने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं, और ये रास्ता किसको बाहर निकालने के लिए है? धातु। धातु और धातुमल को निकलने के लिए इसमें अलग अलग मार्ग होंगे। ठीक है। इसके अंदर टेम्परेचर देखें तो यहाँ ऊपर टेम्परेचर होगा 673। नीचे की ओर जैसे जाओगे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, क्योंकि इसमें इसके नीचे ईंधन जलता है, नीचे नीचे ईंधन जलता रहता है। तो ऊपर तो टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि 30 मीटर लंबी भट्टी है, तो ऊपर तो टेम्परेचर कम होगा, ईंधन नीचे जल रहा है, नीचे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ। यहाँ ऊपर टेम्परेचर 673 केल्विन, फिर नीचे की ओर बढ़ोगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा 773, 873, 973, 1173, 1373, 1573, 1773 और 2173। ऐसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। ऊपर ऊपर 673, फिर नीचे बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर, आप देख सकते हो। ये क्षेत्र जिसमें टेम्परेचर, ठीक है, ये क्षेत्र जिसमें टेम्परेचर 673 से कितना है? 973 तक है, इसको बोलते हैं अपचयन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये? अपचयन क्षेत्र, जिसका टेम्परेचर कितना है? 673 से 973। फिर ये दूसरा क्षेत्र आ गया जिसमें टेम्परेचर है 973 से 1373। ये है केंद्रीय क्षेत्र। तो केंद्रीय क्षेत्र का टेम्परेचर कितना है? 1173 से 1373। फिर ये क्षेत्र आ गया जिसका टेम्परेचर 1373 से लेकर के 1573 तक है, इसको बोलते हैं हम संगलित क्षेत्र। संगलित क्षेत्र का टेम्परेचर आप देख लो दोस्तों कितना है? 1373 से 1573। और लास्ट में ये क्षेत्र है जिसका टेम्परेचर है 1773 से 2173 तक, ये कहलाता है दहन क्षेत्र। तो इस तरह से इसमें 4 क्षेत्र हैं, इनके टेम्परेचर आपको याद रखने हैं। अपचयन क्षेत्र का टेम्परेचर है 673 से 973। केंद्रीय क्षेत्र का टेम्परेचर है 1173 से 1373 केल्विन। संगलित क्षेत्र का टेम्परेचर है 1373 से 1573। और नीचे नीचे टेम्परेचर हाई है, 1773 से 2173 तक टेम्परेचर है दहन क्षेत्र का। तो इस तरह से ये इसकी बनावट हो गई पूरी। ठीक है, आप एक काम करो, पहले इसको यहाँ तक नोट कर लो, जैसे कि जैसे ब्लैक बोर्ड लिख रहा है। अभी हम और लिखेंगे इस बात्या भट्टी के बारे में, जिसको मैं आपको बोल करके लिखाऊंगा। जैसे मैंने समझा है इसी तरह से मैं बोलूँगा आगे। आपको ये नोट, पहले इसको यहाँ तक नोट करो, आप वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो, फिर आगे समझते हैं। हाँ भाई दोस्तों, ये आपने लिख लिया, यहाँ तक नोट कर लिया, जिसके अंदर अग्नि सह ईंटों का स्तर लगा होता है। अब इसके नीचे इसके बारे में आगे नोट कीजिए, मैं बोलता हूँ। लिखो इसके नीचे, लिखो बात्या भट्टी बेलनाकार व लंबी होती है। लिखो बात्या भट्टी बेलनाकार व लंबी होती है। आप इसका डायग्राम बुक से भी बना सकते हैं और बेहतर बनेगा। लिखो बात्या भट्टी बेलनाकार व लंबी होती है। आगे लिखो इसकी लंबाई लगभग दिख रहा होगा 30 मीटर। इसकी लंबाई लगभग 30 मीटर व व्यास 6 से 8 मीटर तक होता है। कहीं 6 मीटर कहीं 8 मीटर, समझ गए होंगे। वह इसका व्यास 6 से 8 मीटर तक होता है। आगे लिखिए भट्टी के शीर्ष में कौन व्यवस्था होती है? भट्टी के शीर्ष में कौन व्यवस्था होती है? भट्टी के शीर्ष में कौन व्यवस्था होती है? आगे लिखिए भट्टी में निर्मित गैसों को निकालने के लिए, भट्टी में निर्मित गैसों को निकालने के लिए वह
वायु प्रवाहित करने के लिए, वह वायु प्रवाहित करने के लिए नलिकाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं जिन्हें ट्यूयर कहते हैं, नलिकाएं होती हैं जिन्हें ट्यूयर कहते हैं। आगे लिखिए, भट्टी के पेंदे में, पेंदे में आ गए नीचे, भट्टी के पेंदे में धातुमल व पिघली हुई धातु को, धातुमल व पिघली हुई धातु को निष्कासित करने के लिए, निष्कासित करने के लिए अलग अलग निकास मार्ग बने होते हैं, अलग अलग निकास मार्ग बने होते हैं। ठीक है। हाँ, अब इस टॉपिक को कंटिन्यू, वीडियो लंबी हो जाएगी मैं अगर इसको अब कंटिन्यू करता हूं तो। अब ये हमने देख लिया, अब इस प्रकरण को आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको आज की पसंद आई हो दोस्तों, कंजूसी मत करना, लाइक और कमेंट करने में कंजूसी मत करना। ठीक है।